क्लास तक हमने शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 पार्ट 1 मतलब फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम शेड्यूल 3 के डिवीजन 1 के पार्ट 2 पे बात करते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जिसको आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, वही अब स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट में 2 बाय का यूज नहीं होता, वर्टिकल फॉर्मेट है, पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हुआ करता था। वर्टिकल फॉर्मेट में आपकी ऊपर इनकम होगी और नीचे खर्चे होंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, एक एक आइटम पे बात करता हूं इंडिविजुअली। सबसे पहले मैं इनकम वाली साइड की अगर बात करूं तो सबसे पहली बात आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? जिसको आप पहले सेल बोलते थे ना, बिजनेस की मेन इनकम क्या है? जो आपकी सेल्स होती है, जो आपकी टर्नओवर, जिस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो भी कमाया मेन इनकम, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जो हमारे ऑपरेशंस हैं उससे जो भी रेवेन्यू हुआ। तो सेल्स के साथ कुछ और भी बातें, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप भी होता है। अब आप कहेंगे सेल ऑफ स्क्रैप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे हो, मतलब मेन इनकम कैसे होगा? वो तो अदर इनकम होना चाहिए, क्योंकि देखो सेल ऑफ जो आप स्क्रैप बेच रहे हैं वो हो सकता है कि आपके बिजनेस में रेगुलरली आ रहा हो। जैसे हो सकता है ना, आपके पास जो रॉ मटेरियल आता है वो किसी कंटेनर में आता है या किसी कार्टून में आता है। वो जो कार्टून्स जो होते हैं, जो भी होते हैं, वो एक हिसाब से बाद में वो रद्दी का ही काम करते हैं, स्क्रैप का ही। तो जब तक आपका बिजनेस चल रहा है वो उसके साथ कनेक्टेड है, वो स्क्रैप बेचना, इसलिए वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होगा। ठीक है, तो बात ये आती है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है, अलग से बात भी करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले, उसके बाद अदर इनकम, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो हमारी मेन इनकम नहीं है, बाकी सारी अदर इनकम। अब आप पूछ सकते हैं क्या क्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ मैं बता देता हूं, कुछ अभी मैं डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे डिस्कस भी करना है। तो अदर इनकम में क्या है? जैसे आपको प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट को बेचने पे, किसी एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट हुआ, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? अदर इनकम के अंदर ही आते हैं। उसके बाद ये आपका टोटल हो गया, टोटल ऑफ 8। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री। ये तीनों, हालांकि ये सारे के सारे खर्चे हैं। ये जो दो ऊपर थे ये इनकम, ये जो दो ऊपर थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, ये तो दो इनकम होगी बिजनेस की में। अब 7 खर्चे हैं, 7 खर्चे, 2 इनकम 7 खर्चे आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। 2 इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरे अदर इनकम, ये आपकी 2 इनकम। अब 7 खर्चे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज। ये तीनों के ऊपर तो बात मैं अलग से ही करूंगा। जैसे मैंने आपके बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट के अंदर एक शेयर कैपिटल वाले पार्ट को मैंने अलग से डिस्कस करना है, उसके क्वेश्चंस भी हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के क्वेश्चंस पे भी अलग से डिस्कस करना है। वैसे ही मुझे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी पे एक अलग से क्लास लगानी है, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो भी आपके एम्प्लॉइज या वर्कर्स को जो भी कुछ दिया जाता है, उनके बेनिफिट के लिए कुछ भी होता है, चाहे उनसे सर्विसेज ली है तो सैलरी देंगे, उनसे काम करवाया है, अगर वर्कर थे तो उनको वेजेस दी होगी, उनके स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई भी खर्चे, वर्कमैन कंपनसेशन के कोई खर्चे हो गए, उनके प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में पैसे डालना, उनके ग्रेचुटी फंड में पैसे डालना, किसी भी टाइप का एम्प्लॉइज या वर्कर से रिलेटेड कुछ भी हमने कोई भी खर्चा किया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? देखो, आपने बिजनेस चलाया, बिजनेस के लिए उधार लिया होगा, हो सकता है डिवेंचर्स हो, लोन हो, तो उसका इंटरेस्ट भी तो देंगे। इंटरेस्ट देना आपकी क्या है? कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट, उधार लेने की कॉस्ट इंटरेस्ट ही तो होता है। इसके अलावा आपने जो लोन लिया था, उस लोन को प्रोसेस करवाने के खर्चे भी तो होंगे। हो सकता है कि जो डिवेंचर्स आपने इश्यू करे हैं, मान लो 100 रुपए का एक डिवेंचर्स है, उस पर आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितने रुपए मिले? 90। वो 10 रुपए का जो लॉस हो वो भी तो फाइनेंस कॉस्ट ही है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट देना नहीं है। कई बार आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जैसे आपको 10 रुपए मिलने थे, 100 रुपए मिलने थे, लेकिन 10 रुपए कम करके आपको 90 मिले हैं, तो इट मींस वो क्या है? जो आपको 10 रुपए कम मिले हैं वो भी तो फाइनेंस कॉस्ट है। या आपने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, वो भी तो आपके लिए फाइनेंस कॉस्ट है। तो वो कहां पे आएगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, खर्चा है। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? आपको ध्यान होना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपका लॉन्ग टर्म अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा ये, क्योंकि वो लायबिलिटी हो रही है। एक हिसाब से एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है।
एक्सपेंस आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे, आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्योंकि वो नॉन करंट है इसीलिए अदर नॉन करंट लायबिलिटी में, अगर वो करंट होती तो आउटस्टैंडिंग कहाँ पे जाता है आपका, अदर करंट लायबिलिटी में। ठीक है, तो वो इफेक्ट हो गया। तो फाइनेंस कॉस्ट भी हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स, जो आपकी टेंजिबल एसेट्स है उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसी तरीके से जब आपकी इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोल देते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इनकी। इस हिसाब से ये जो दो इनकम और 7 खर्चे हैं, इनकम में से खर्चे घटा दो, जिसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब टैक्स एक्सपेंस में क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी आपका प्रोविजन बना है इस साल का, तो इससे आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों पे अभी बात नहीं करनी, बाकी मैं एक बार सभी के ऊपर इनके अंदर क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं उस पर बात कर लेता क्विकली, और कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो जो पॉइंट मेरे को याद आ रहे हैं वो तो मैंने वैसे आपको बता दिए थे, कुछ हम इस वीडियो के थ्रू करते हैं, सॉरी नोट्स के थ्रू करते हैं। देखो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट्स पढ़ो और साथ में ही अदर इनकम का भी पढ़ो। मैं वैसे इसको लिख भी देता हूं यहां पे, नोट्स आपके पास जरूर होंगे। देखो अगर मैं आपको बोलूं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, मैं कोई जो आप पढ़ रहे हैं ना वहां पे उसमें फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग लिखा होगा क्योंकि आप नोट्स खोल के बैठे होंगे। मैं कोई जनरल बात कर रहा हूं, मतलब नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग की तो बात ही बाद में करेंगे। आपके लिए जो सेल्स होगी जिसमें से रिटर्न लेस कर दे वो, और सेल ऑफ स्क्रैप भी अभी मैंने आपको यही बताया है, सेल ऑफ स्क्रैप ये इसका आपकी मेन इनकम का पार्ट है क्योंकि उसी से कनेक्टेड है वो। ठीक है, जो आपका मेन ऑपरेशन है उसी से इनकम हो रही है, क्योंकि जब वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको जो कार्टून्स मिलते हैं उसको बेचना आपका रेगुलर ही चलता रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलेगा। इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कोई भी। तो इसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप, और अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो सर्विसेज रेंडर्ड, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, कोई भी। अच्छा, बात आती है कि फिर अदर इनकम क्या होगी। अदर इनकम में तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। हालांकि अगर आपने क्योंकि मैं आपको एनालिसिस वाला पहला चैप्टर करा रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी किसी को नॉलेज है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, अगर किसी ने कर रखा है तो उसके लिए बता रहा हूं, 3 एक्टिविटी होती है। ठीक है, बिजनेस की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारी बातें। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, की मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अब देखो ना आपने गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दे बैठे क्योंकि हमने अपने हिसाब से सोचा था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके बताया कि आपका टैक्स कम बनता है तो उन्होंने मुझे रिफंड दिया। रिफंड जरूरी नहीं है कि मेरी तरफ से गलती से ज्यादा चला गया था, कई बार टीडीएस ज्यादा कट जाता है लेकिन मेरा एक्चुअल टैक्स कम बनता है तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगी। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स या कोई भी मिसलेनियस इनकम। अगर मेरा बिजनेस क्या है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो कुछ बातें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएगी, आप पहले तो ये बताएं फाइनेंसिंग कंपनी होती क्या है। फाइनेंसिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, फाइनेंसिंग कंपनी टीचर, डॉक्टर, लॉयर ये नहीं होते, सीए नहीं होते। फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब जिसका काम ही फाइनेंस का है, पैसे का लेन देन है सीधा सीधा, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, कोई बैंकिंग कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, तो इनका काम ही फाइनेंस का है। एनबीएफसी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड होना, खुद सोचे, डिविडेंड रिसीव्ड होना इनका मेन इनकम हो गई ना, जो आपने पहले अदर इनकम में मानी थी इनके लिए वो अब मेन इनकम हो गई क्योंकि इनका काम ही फाइनेंस का है। शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे, वहां से डिविडेंड मिला। अगर ये डिवेंचर्स किसी कंपनी का खरीद रखे होंगे या लोन दे रखा होगा किसी को तो इंटरेस्ट मिला। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं पे भी तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इनका मेन काम है ना। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या है, अदर इनकम है, लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेन इनकम ही है।
इसके अलावा अगर मैं लोन अरेंज करवा के देता हूं, किसी को लोन देते हैं जैसे बैंक देते हैं, तो उसके लिए जो भी फीस रिकवर करते हैं वो भी तो इनकी मेन इनकम है। फीस किस लिए? क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग करते हैं तो तभी उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लीगल प्रोसेसिंग में जो भी डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे आते हैं उसके लिए भी उनको चार्जेस मिलते हैं फाइनेंसिंग कंपनीज को, तो वो भी क्या है? फी रिसीव्ड फॉर अरेंजिंग लोन। ये सारे आपके रिवेन्यू है मेन। अब एक बात बताओ, जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए अदर इनकम में बातें आ रही थी, उसमें से कुछ बातें फाइनेंसिंग कंपनी की मेन इनकम मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन गई, ठीक है। तो लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो दोनों ही केसेस में अदर इनकम है। इसके पीछे आप सोच के देखिए, क्या आप फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या समझते हैं? देखो, इन्होंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी थी तो अदर इनकम में लिया, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को तो मेन इनकम मान लिया फाइनेंसिंग में, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को अभी भी अदर इनकम बोला। आप सोच के देखिए, देखो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी क्या है? उसकी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा थोड़ी ना बेचते रहेंगे, तो अगर उन्होंने उसको बेच भी दिया तो उसकी अदर इनकम है। सेम बात अगर फाइनेंसिंग कंपनी के लिए सोचो, फाइनेंसिंग कंपनी जो है उसके ऑफिस में एसी लगे हुए हैं बहुत सारे, या उनका जो टेबल काउंटर चेयर्स कुछ भी हैं जो सिटिंग के लिए जरूरी थे, ऑफिस बना रखा है अगर, तो क्या आप उसको बेच देंगे? थोड़ी ना। चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी चाहे नॉन फाइनेंसिंग, उनके तो बिजनेस के लिए यूज हो रही है ना वो चीज। ये थोड़ा ना उनका काम इसी चीज का कि फर्नीचर की सेल परचेज करते रहते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो हमेशा ही अदर इनकम मानी जाएगी ना, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद रिफंड ऑफ इनकम टैक्स तो दोनों के लिए, क्योंकि रिफंड होना आपकी अदर इनकम या मेन इनकम नहीं है, या मिसलेनियस इनकम कुछ भी। तो मैंने आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम समझा दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी अलग क्लास में बात होगी। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में देखो इतने सारे नाम हैं, अगर आप देखें इसमें तो क्या क्या नाम है? सबसे पहले वेजेस, वेजेस सैलरी मेन काम है, तो वेजेस सैलरी, स्टाफ वेलफेयर के खर्चे, जिसमें अच्छा बोनस हो गया, बोनस नाम भी आ गया। लीव इनकैशमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि अगर ऑन जॉब चाहे आफ्टर जॉब भी, वैसे तो ऑन जॉब होता है, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय अपनी छुट्टियां जो हैं उसको वो नहीं लेता, उसके बदले में कंपनी क्या करती है, उसको लीव इनकैशमेंट करती है। मतलब अगर आपको छुट्टियां अलाउड थी, अगर आपने वो छुट्टियां ले ली ना जितनी अलाउड थी, तो आपकी सैलरी कटेगी नहीं, बल्कि आपने अगर छुट्टियां नहीं ली तो आपको कंपनी सैलरी कुछ देगी, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देगी, वो लीव इनकैशमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर हम अपने एम्प्लॉइज को ये कहते हैं कि आप मेरे पास सर्विसेज करो, 4 साल 5 साल हमारे पास काम करो, उसके बाद हम आपको सस्ते में शेयर्स दे देंगे, तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं कि जो शेयर मेरा आज 150 रुपए का, मुझे 5 साल बाद ये 30 रुपए का देना पड़ सकता है, तो मुझे 120 रुपए का लॉस हो सकता है। वो 120 रुपए का जो लॉस है ना, उसके लिए कंपनी पहले से प्रोविजन बनाती है। वो क्या एंट्री करती है? एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय कंपनसेशन, मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पीएनएल में चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा इसका इफेक्ट कहां चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद आगे मैं बात करूं ग्रेच्युटी फंड और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रिटायरमेंट से रिलेटेड है वो सारे के सारे आपके किस में चले जाएंगे? ग्रेच्युटी। आपको शायद पहले बता चुका, ग्रेच्युटी का मतलब एक एम्प्लॉय को ये कहा जाता है कि आप हमारे पास ना 5 साल कम से कम सर्विस करें, अगर 5 साल आप मेरे पास काम करेंगे ना, तो ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको हम ग्रेच्युटी देंगे। ग्रेच्युटी मीन्स गिफ्ट। गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनी चाहे कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में 5 साल जॉब करता है ना, तो 5 साल जॉब होने के बाद उसको ग्रेच्युटी मिलती है। ये पहले ना कुछ कंपनीज अपनी मर्जी से अपने एम्प्लॉयज को खुशी खुशी देती थी, गिफ्ट बोला जाता था, लेकिन बाद में ये मजबूरी बन गया, कंपटीशन का जमाना है, गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, अब क्या होगा कि ग्रेच्युटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सुपर एनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको बोलते हैं, या सुपर एनुएशन फंड, ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, चाहे ग्रेच्युटी की भी बात करो।
उसके बाद बात आती है फाइनेंस कॉस्ट की। फाइनेंस कॉस्ट में जो मैंने बातें करी थी, किसी भी टाइप के लोन का इंटरेस्ट, किसी भी टाइप के लोन का इंटरेस्ट, उसमें नाम देखो कौन कौन सा है। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक। हमने ना क्या है कि टर्म लोन ले रखा था, लंबे टाइम के लिए लोन ले रखा था, उसका मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा। या बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, छोटे टाइम का जिसको उधार बोलते हैं। या इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, इनका भी इंटरेस्ट पे करना। किसी भी टाइप की उधारी का इंटरेस्ट देना मेरे लिए क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अदर बोरोइंग कॉस्ट। अदर बोरोइंग कॉस्ट में क्या था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, जो आपने पढ़ भी रखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर में, कि जो हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट क्या होता है और लॉस क्या होता है। हम डिस्काउंट वर्ड कब यूज करते हैं और लॉस कब करते हैं। अगर आपको 100 रुपए के डिबेंचर पे 5 रुपए कम मिलते हैं ना, तो वो डिस्काउंट है। लेकिन 100 रुपए के ऊपर आपको 105 देने पड़ेंगे तो वो लॉस है। हालांकि है दोनों ही लॉस, लेकिन जब एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें हों तो हम दोनों को इकट्ठा लॉस ही बोल देते हैं, उसको अलग से नहीं दिखाते। इसके अलावा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ मैंने बोल ही दिया। और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन को प्रोसेस करवाने की अगर कोई फीस चार्ज की जाती है, तो देखो ना, आपने लोन लेना है तो लोन प्रोसेस करवाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको उस कंपनी को जिससे आप लोन ले रहे हैं उसको चार्जेस भी तो देने पड़ेंगे ना, तो वो हो गया। इसके अलावा गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस और कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, हम कमीशन देते हैं जिससे हमारे को उधार मिल सके। ठीक है, मतलब कहीं से हम हमारे पास कोई डिपॉजिट करवाए पैसा, मतलब हमें दे दे, तो वो हमारे लिए क्या है, सारे के सारे हमारे लिए क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है किसका होता है, टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, नाम कुछ भी हो। इनटेंजिबल एसेट का क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। अब बात आती है अदर एक्सपेंसेस, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, जो पहले 6 के अंदर कवर नहीं हुआ, जिसमें नाम याद कर लो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस वही जो पहले 6 खर्चों में कवर नहीं हुआ, वो अदर एक्सपेंसेस में कवर होगा। कुछ बातें बाद में भी करेंगे। तो ये हमारे थे। इसके बाद ना एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी होती है, जो बैलेंस शीट में कहीं पे शो नहीं होती, लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी आपको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो तो करनी पड़ती है। कौन कौन सी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो सकती हैं, तो इसमें पढ़ो ना। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। देखो, कंपनी को ना कोई क्लेम देना था, लेकिन कंपनी अभी उसको डेट अपना मान नहीं रही। हो सकता है कि कोर्ट में डिसाइड होना हो कि भाई हम शायद इसको एक्चुअल में डेट ना ही माने। हो सकता है कि हम क्या पता केस चल रहा हो हमारे अगेंस्ट, या हम कर रहे हो, तो उसमें हमारी लाइबिलिटी राइज ना ही हो, तो मैं इसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलूंगा, क्योंकि मेरी पॉसिबल ओब्लिगेशन है, प्रेजेंट ओब्लिगेशन नहीं है, पॉसिबल हो सकती ओब्लिगेशन है नहीं अभी, तो मैं क्या बोलूंगा, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। देखो मेरी एक बात समझो, आपके पास बीआर आता है, +1 आप करके आए हैं, अच्छे से करके आए हैं। एक बीआर जिसके पास होता है ना, पर्सन के पास, उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। या तो मैच्योरिटी डेट तक वेट कर ले उस बिल के लिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दे, या उसको सेंड फॉर कलेक्शन। ये तीनों की बात मैं नहीं कर रहा। अगर आप बिल डिस्काउंट करवा लें बैंक से, आप बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। मेरे पास 10,000 रुपए का बीआर था, नाम है मिस्टर ए, मैं बैंक के पास जाके इसको डिस्काउंट करवा लेता हूं, 9900 लेके चुप हो जाता हूं मैं। बैंक जाता है 3 महीने के बाद, फिलहाल वो 3 महीने तक तो बैंक मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक बात कंफर्म है, ये पैसे मुझे बैंक को वापस देने पड़ सकते हैं। कब? मैं तो ए हूं, मेरे को बी से बिल मिला था। अगर बी डिसहोनर कर देता है बिल को, या वो बैड डेट्स हो जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक उसके पास जाता है कि हाँ जी आपको पैसे देने हैं, आपने बिल लिख रखा है ये। बी कहता है मैं तो नहीं दे सकता। बैंक किसके पास जाएगा? ए के पास, अपने पैसे रिकवर कर लेगा। क्या ये पक्का है बी को देने पड़ेंगे? नहीं। अगर बी मना कर गया, मतलब मेरी प्राइमरी लाइबिलिटी नहीं है, सेकेंडरी जरूर है। अगर सेकेंडरी लाइबिलिटी है, अभी तो नहीं है ना मेरी लाइबिलिटी, इसलिए तो मैं इसको कॉन्टिंजेंट बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं।
उसके बाद है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर। मैंने आपको ये बता भी रखा है किसी जगह पे, बल्कि जिन बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे से किया होगा, अगर आगे पीछे अगर नहीं किया तो वीडियो अगर बाद में देखनी है तो अलग बात है, लेकिन अगर पहले देख लिया हो तो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट मैंने डिस्कस कर रखा है वहां पे। प्रपोज डिविडेंड थोड़ा अच्छे से समझाने का पॉइंट है। देखो, आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के डायरेक्टर, मान लो ये ईयर है 2016-17, 2017-18, 31 मार्च 17 की जो बैलेंस शीट बन रही है, पीएनएल बैलेंस शीट, उस दिन डायरेक्टर ने ना प्रपोज्ड कर दिया एक डिविडेंड। प्रपोज्ड का मतलब क्या है? अपना प्रस्ताव रख दिया कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। क्या वो फाइनल हो गया? नहीं। फाइनल कौन करेगा? मेंबर्स मीटिंग में। क्या मीटिंग 31 मार्च को थोड़ी ना हो जाएगी? 31 मार्च को तो हो सकता है बोर्ड मीटिंग हो जाए, लेकिन एजीएम नहीं होगी, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगी। एनुअल जनरल मीटिंग मान लो आपकी 31/5 को होती। मैं कोई लॉ के अंदर नहीं घुस रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रपोज डिविडेंड जो इस साल का डिविडेंड है 16-17 का, वो 16-17 के अंदर वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। ये खर्चा जब 17-18 के अंदर मेंबर्स फाइनल कर देंगे तो उस साल के पीएनएल में जाएगा ये 17-18 वाले में। मतलब करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में खर्चा बनेगा, इस 17-18 का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर 18-19 में खर्चा बनेगा। मतलब प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर मतलब 16-17 का डिविडेंड आपके लिए अभी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, जब तक उसके ऊपर मेंबर्स ने स्टैंप नहीं लगा दी, मतलब उसको फाइनल नहीं कर दिया। ये प्रपोज था, जब तक डिक्लेयर नहीं किया तब तक वो हमारे लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है करंट ईयर के अंदर, तो कंफर्म है ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ये ट्रीटमेंट डिस्कस हो चुका होगा अगर आपने वीडियो देख ली होंगी तो। वैसे तो आप एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद आपको वो देखने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है गारंटी गिवन बाय कंपनी। अब कंपनी गारंटी दे रही है, किसी के बिहाफ पे दे रही है, जो भी है, अगर गारंटी दे दी है तो आप गारंटी दे रहे हैं तो आपके लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो है ही। अगर आप मान लो आपने किसी के लोन की गारंटी ले ली कि अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, ये वैसे तो पे कर देगा, ये तो मेरी लायबिलिटी है, तो अगर वो पर्सन मना करेगा तभी तो मेरी लायबिलिटी अराइज होगी, तो मेरी सेकेंडरी लायबिलिटी तो हमेशा ही है, तो अगर मैं गारंटी दूंगा तो। इसके अलावा अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कोई भी मनी जिसके लिए कंपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है। एक बात आती है कमिटमेंट, एक तो है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, दूसरा है कमिटमेंट। पूरा नाम क्या है इस हेड का, नोट का? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। अब कमिटमेंट में क्या है? कह रहा है एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। आपने ना कमिटमेंट कर रखा है, आपने किसी को पे नहीं करना, हाँ, लेकिन लेबर करनी है। आप लेबर का मतलब आपने किसी को काम करना है, किसी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से आपने किसी को कमिटमेंट कर रखा है। कमिटमेंट पैसे का नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि पैसे का ही होगा। आपने किसी के लिए कोई सर्विस की बात कर रखी कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा, तो कह रहा है कि एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड या अनकोल्ड लायबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड अप। हमारी कुछ ऐसा पैसा जो हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था और हमारे वहां पे पार्टली पेड अप है, अभी शेयर्स फुली पेड अप नहीं है, तो जितना पैसा देना है वो मेरी हमेशा ही क्या है, कमिटमेंट है। जब कंपनी मांगेगी, वो मान लो 10 रुपए के शेयर पे अभी तक मैं 8 रुपए दे चुका हूं, तो 2 रुपए देने बाकी है ना, तो मेरा कमिटमेंट है, जब कंपनी मांगेगी तो मैं दूंगा। हो सकता है वो लिक्विडेशन के टाइम पे मांगे, उनकी कंपनी का अगर लिक्विडेशन होगा तो मुझे देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा है अदर कमिटमेंट। तो ये हमारे सारे के सारी बातें थी। बस यहां पे हमारा ये पीएनएल का भी फॉर्मेट खत्म होता है और साथ में मैंने आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट भी बता दिया। बस अब हम नेक्स्ट क्लास में शेयर कैपिटल में और जो पीएनएल की वो 3 बातें थी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी, इनके ऊपर बात करेंगे और एक रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर भी। तो इन्हीं के ऊपर ही मेरे क्वेश्चंस होंगे इस क्लास में।